एक चोर था। उसे एक ऐसे गांव के बारे में पता चलता है जहां बहुत सारा खजाना छुपा हुआ होता है। वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर के उस गांव में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते हुए देखता है कि वहां ना तो सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना ही स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं। अब चूंकि उसे उस गांव में एक लंबे समय तक रहना था ताकि वो धीरे धीरे करके सारा खजाना अपने घर पहुंचा सके, इसलिए वो अपने पूरे परिवार को लेकर के वहां सेटल हो जाता है। वो धीरे धीरे खजाना चुराता रहता है और उस खजाने का थोड़ा सा हिस्सा उस गांव के डेवलपमेंट पर लगाता रहता है। जैसे ही उसे वो सारा खजाना मिल जाता है, वो सारा खजाना लेकर के अपने घर को वापस भाग जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्ञानेंद्र तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूँ भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 पर। दोस्तों, उस चोर की तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी कोई इंटेंशन नहीं था कि वो भारत आकर के भारत में डेवलपमेंट करे, रिफॉर्म करे। उसका सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंशन था कि वो भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ करे। और ऐसा करने के लिए ब्रिटेन ने कंट्रोल और कंसोलिडेशन, इन दो तरीकों से भारत के धन को लूटा, यहाँ पर रूल किया और एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया जिसका सूरज कभी नहीं डूबता। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैंने इस पूरे वीडियो एनालिसिस को दो भागों में बांटा है, कंट्रोल और कंसोलिडेशन। यानी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल कर रही थी तो उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जितने एक्ट, जितने रेगुलेशंस और जितनी पॉलिसीज यहाँ पर इन्फोर्स की, उन पॉलिसीज में थोड़े बहुत ऐसे रिफॉर्म्स भी थे जो आगे चल करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाएंगे। कंट्रोल फेज के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, साथ ही साथ एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और उसके साथ ही साथ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के साथ साथ चारों चार्टर एक्ट के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी कंट्रोल पॉलिसीज थी जिसने आगे चल करके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अपना प्लेस बनाया। हम कंसोलिडेशन पॉलिसीज की बात करेंगे। कंसोलिडेशन पॉलिसीज के अंतर्गत दोस्तों, क्राउन रूल ने यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स किए थे। वो रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड थे, साथ ही साथ सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड थे। उनका इंटेंशन यहाँ पर किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना नहीं था, बल्कि भारतीयों को यह विश्वास दिलाना था कि वो भारतीयों के लिए यहाँ पर शासन कर रहे हैं। यानी कि व्हाइट्समैन बर्डन की थ्योरी को वो प्रूव करना चाहते थे। हम कंसोलिडेशन पॉलिसीज के बारे में समझने के बाद ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ कंट्रोल और कंसोलिडेशन यानी कॉलोनियल लेगेसी ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल विचार हैं सिर्फ और सिर्फ इस कंट्रोल और कंसोलिडेशन की ब्रिटिश पॉलिसी से ही नहीं आए हैं। इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो हमारे बुद्धिजीवी लोग बैठे थे, उन्होंने सारी दुनिया के संविधानों को खंगाला था और वहां से कुछ फीचर्स बोरो किए थे। जैसे यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूएसए से फंडामेंटल राइट जिसे वहां पर बिल ऑफ राइट भी कहते हैं, साथ ही साथ आयरलैंड से डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और साथ ही साथ कनाडा से फेडरल सिस्टम और ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लेना, साथ ही साथ रशिया से सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट लेना। ऐसे बहुत सारे फीचर्स थे जो सारे देशों से खंगाले गए थे और उन्हें भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाल करके हमारे संविधान में जगह दी गई थी। दोस्तों, हमारा संविधान सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल, कंसोलिडेशन या फिर बोरोड फीचर का ही आउटकम नहीं है। इसके साथ साथ हमारे एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन या सिस्टम्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आगे चल करके संविधान में हमें देखने को मिलती हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे संविधान को एक मजबूत रूट दी, फाउंडेशन दी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा ये कहता है कि यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी नो मैटर व्हाट। इसी तरह हमारा संविधान भी ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी की परिकल्पना करता है। साथ ही साथ वैदिक एज के समय जो सभा समिति नाम के इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक नींव बहुत पहले ही डाल दी थी। दोस्तों, इसके साथ ही साथ अगर महाभारत काल में अगर आप देखें तो जब शेषशय्या में जब भीष्म पितामह लेटे हुए थे तो उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म का पाठ पढ़ाया था। और कहीं ना कहीं हमारे संविधान में भी आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्व मिल जाते हैं, जहां पर स्टेट को यह बताया गया है कि आपको पब्लिक को या सिटीजन को किस तरह का गवर्निंग सिस्टम देना है, किस तरह का प्रशासन देना है। इसी प्रकार अगर रामायण काल में भी देखें तो एक राम राज्य परिकल्पना सामने आती है, जहां कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापार, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि सुधर्म सुरत श्रुति नीति। यानी कि सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और राम राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो दुखी है। इस तरह से हम पाते हैं कि रामायण में किस प्रकार से एक ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी की परिकल्पना की गई थी, जहां सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे थे और वो लोग खुश थे। 31 दिसंबर सन 1600 ये वो तारीख थी जब क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने थॉमस स्मिथ नाम के एक मर्चेंट ट्रेडर को एक पेपर ऑफ राइट दिया था।
इस पेपर ऑफ राइट को आप कभी कभी चार्टर के नाम से भी जानते हैं। इस चार्टर में दो तरह के राइट मेंशन थे। पहला राइट था पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार और दूसरा राइट था युद्ध लड़ने का अधिकार। दोस्तों, हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ व्यापार के इंटेंशन से नहीं आ रही थी, उनका पर्पस कुछ और था। उनका पर्पस समझने के लिए हम इसे दो भागों में समझते हैं। एक इकोनॉमिक, क्या उनका इंटेंशन था, इकोनॉमिक क्या उनके इंटरेस्ट थे, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल क्या उनके इंटरेस्ट थे, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, एक टर्म आता है मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म दोस्तों, इस टर्म का मतलब है एग्रेसिव एक्सपोर्ट की पॉलिसी को प्रमोट करना। एग्रेसिव एक्सपोर्ट की पॉलिसी को प्रमोट करके बुलियंस कलेक्ट करना। बुलियंस यानी कि सोना और चांदी। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ठीक 1600 साल पहले प्लिनी द एल्डर ने एक स्टेटमेंट दिया था अपनी बुक नेचुरल हिस्ट्री में। उनका मानना था कि यूरोपियंस कुछ ऐसे भारतीय उत्पाद हैं, उनके लती हो चुके हैं, वो उनके बगैर नहीं रह सकते, और उनकी इस लत की वजह से यूरोपियंस की तिजोरी से सोना चांदी भारत की ओर इस तरह बह रहा है जैसे पानी बहता हो। दोस्तों, वो प्रोडक्ट्स थे इंडिगो यानी कि नील, कॉटन, सिल्क, पेपर, ब्लैक पेपर जिसे आप काली मिर्च के नाम से जानते थे। दोस्तों, 1600 साल के बाद, दोस्तों प्लिनी के इस स्टेटमेंट देने के 1600 सालों के बाद भी ये प्रोडक्ट उतने ही रेलेवेंट थे यूरोपियंस के लिए जितने उस वक्त थे। ब्रिटिश इन्हीं उत्पाद पर अपनी मोनोपोली क्रिएट करने आए थे। वो इन उत्पादों को भारतीय बाजारों से लेते थे बहुत ही कम दामों में और यूरोपियन मार्केट्स में बहुत बड़ा मुनाफा कमा करके बेच देते थे। इसी प्रकार दोस्तों, हम जियो पॉलिटिकल डायमेंशंस को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, एक टर्म है थैलेसोक्रेसी। थैलेसोक्रेसी दोस्तों, ये टर्म यूरोप में काफी प्रचलित था। इस टर्म का मतलब था कि जो शक्ति समुद्र में शासन करेगी वही शक्ति मैदानों में भी शासन करेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले डच, जिसे आप आजकल नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ पोर्चुगीज, इनके बीच में कॉन्टिन्यूअस वॉर चल रहा था समुद्र पर डोमिनेशन करने के लिए। इनके बीच में इतने वॉर हुए कि इन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से कमजोर कर दिया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई उनके लिए बहुत आसान था कि वो इन दोनों शक्तियों को रिप्लेस करके समुद्र की सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। तो इस प्रकार से हमने समझा कि इकोनॉमिक डायमेंशन और जियोपॉलिटिकल डायमेंशन किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की तरफ अट्रैक्ट करके लेके आए थे। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेगर से चूजर बन गई। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहला फोकस था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कि वो समुद्र की शक्ति बन जाए, भारत के आसपास जो भी समुद्र है यानी कि इंडियन ओशन है वो उसमें डोमिनेट करें। जैसा कि आप इस मैप में देख भी सकते हैं, उन्होंने सबसे पहले आकर के जितने भी कोस्टल रीजन थे जैसे कि सूरत, बॉम्बे, मद्रास, मसूलीपट्टनम, बालासोर और साथ ही साथ कैलकाटा में फोर्ट विलियम, उन्होंने वहां पर अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रीज बना दी। उन फैक्ट्रीज को बनाने के बाद उन्होंने फोर्ट्स बनाए। अब दोस्तों, अगर फोर्ट्स बनेंगे तो फोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियां भी चाहिए, तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी सैन्य टुकड़ियां अपने हर एक फोर्ट में इंस्टॉल कर दी।
अब अगर सैन्य टुकड़ियां आएंगी तो सैन्य टुकड़ियों के साथ साथ हथियार भी आएंगे, तो उनके पास अच्छी मात्रा में वीपन कलेक्ट हो गए। और अगर वीपन आएंगे तो वीपन के साथ साथ आएगी पावर, और पावर के साथ साथ आएगी एक्सपेंशन करने की भूख। दोस्तों, जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो एक्सपेंशन करने की भूख थी, वो भूख शांत होती है फर्रुखशियर फरमान से। फर्रुखशियर फरमान 1717 में फर्रुखशियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ट्रेडर जॉन सरमन को दिया था। इसके अंतर्गत 3 मुख्य प्रोविजन थे। उन प्रोविजन को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रोविजन था ड्यूटी फ्री ट्रेड का। ड्यूटी फ्री ट्रेड का यानी कि उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ट्रेड करने का राइट मिल गया, साथ ही साथ उनको किसी भी तरह की ड्यूटी नहीं देनी थी। दूसरा राइट था उनको दस्तक यूज करने का। दोस्तों, ये दस्तक एक तरह से एक पेपर ऑफ राइट था। इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी मार्केट में यूज कर सकती थी। उस मार्केट में ले जाने के लिए, उस मार्केट में अपने गुड्स को ले जाने के लिए उनको किसी भी तरह का ऑक्ट्राय टैक्स यानी कि चुंगी कर नहीं देना पड़ता था। अब आप खुद सोचिए, अगर इस तरह के टैक्सेस से वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो रहे थे तो उनके प्रोडक्ट्स की कीमत कितनी कम हो गई होगी, और इसने जो लोकल ट्रेडर्स रहे होंगे उनको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया होगा। दोस्तों, इसके बाद अगला जो उनको राइट मिला वो था मिंटिंग राइट। मिंटिंग राइट यानी कि मुगल करेंसी को छापने का अधिकार। और ये राइट पाते ही उन्होंने पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। आप खुद सोचें, किसी ऐसी कंपनी जो पूरी तरह से आर्बिट्रेरी तरह से फंक्शन कर रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तब के टाइम में कोई आरबीआई जैसा इंस्टीट्यूशन तो नहीं था, तो इसलिए उन्होंने इस राइट का पूरी तरह से मिसयूज किया। दोस्तों, इसका एक जो बहुत ही फैटल आउटकम था वो ये था कि बंगाल के नवाब को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस इससे हुआ। शेर फरमान ने अंग्रेजों को एक मार्केट पावर बना दिया था, वहीं बैटल ऑफ प्लासी ने अंग्रेजों को पॉलिटिकल पावर बना दिया था, क्योंकि अब वो किंग मेकर की भूमिका में आ चुके थे। वहीं पर बैटल ऑफ बक्सर ने उन्हें रेवेन्यू पावर बना दिया, क्योंकि उन्हें तब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया था। अब आप खुद सोचें, एक आर्बिट्रेरी पावर जो मनमाने तरीके से काम करती है, जब उसके पास इतनी पावर आएगी तो उसके अंदर करप्शन भी आएगा। वो पूरी तरह से करप्शन में डूब गए। तब के जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे या एम्प्लॉइज थे, उनको नवाब कह करके बुलाया जाता था। एक तरफ जहां वो पूरी अय्याशियों से जी रहे थे, दूसरी तरफ बंगाल में फैमिन चल रहा था, यानी कंडीशन बहुत खराब थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज एक विलेन की तरह बनी हुई थी। ये सारी खबर जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पहुंचती है तो वो फैसला करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास करते हैं, जिसके तहत वो गवर्नर को, साथ ही साथ कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोविजन बनाते हैं, उन्हें अकाउंटेबल बनाने के लिए कुछ प्रोविजन बनाते हैं। और दोस्तों, यही अकाउंटेबिलिटी का जो फीचर है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। यानी कि वो गवर्नर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर के साथ साथ 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर्स को भी बिठा देते हैं, और इन्हें कोई भी डिसीजन लेना था तो वो मेजॉरिटी के साथ लेना था। यानी कि अगर कोई भी 3 मेंबर किसी भी तरह का डिसीजन लेते थे तो वो डिसीजन गवर्नर को भी मानना पड़ता था। दोस्तों, इसके साथ ही साथ कंपनी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश कर दिया 1774 में। इस सुप्रीम कोर्ट का काम था कि वो कंपनी के ऑफिशियल्स और कंपनी के कामों को मॉनिटर करे। अगर कोई भी करप्ट एक्टिविटी में वो शामिल होते हैं तो वो उन्हें पनिश करे। साथ ही साथ दोस्तों, कंपनी को कंट्रोल इस एक्ट के आने से पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे। वो मनमाने तरीके से काम करते थे, वो किसी के लिए भी जवाबदेह यानी कि अकाउंटेबल नहीं थे। इस एक्ट के बाद इन्हें अपनी सारी एक्टिविटी की खबर ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजनी थी। इस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से गवर्नर
और साथ ही साथ कंपनी को उनके काम के लिए अकाउंटेबल बनाया गया। तो ये अकाउंटेबिलिटी का जो फीचर था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको जो ये अकाउंटेबिलिटी का फीचर देखने को मिलता है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशन को लेकर के अकाउंटेबिलिटी जो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है वो इसी एक्ट के थ्रू देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप अमेरिका की गवर्निंग सिस्टम को देखते हैं तो वहां पर अकाउंटेबिलिटी की जगह स्टेबिलिटी को तरजीह दी जाती है। इसका कहने का मतलब यह है कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो एक फिक्स्ड टेन्योर यानी कि 4 सालों के लिए होती है। वहीं अगर आप वहीं भारत को देखेंगे तो हमने स्टेबिलिटी की जगह अकाउंटेबिलिटी को प्रायोरिटी दी है। अकाउंटेबिलिटी की प्रोविजन को अगर आप ठीक से समझें भारत के संविधान के तहत तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो लोअर हाउस है उसके प्रति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होती है। अगर वो वहां अपना कॉन्फिडेंस खो देती है तो उसे तुरंत रिजाइन करना होता है। ऐसा कोई फीचर अमेरिका में नहीं है क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी को तरजीह दी गई है। इस तरह से आप देखते हैं किस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने एक तरह से यहां पर स्टेबिलिटी की जगह अकाउंटेबिलिटी का एक ट्रेडिशन स्थापित किया, जिसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट किया है। इसके बाद दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है भारत में वो कहां से आया। तो सबसे पहले आप पटना केस और कौसी जूरा केस के बारे में सुनते हैं जो 1777 और 1779 में क्रमशः हमें देखने को मिलता है। पटना केस में एक शेख साहब थे और इन शेख साहब की एक पत्नी थी और एक उनका भतीजा था। दोस्तों, शेख साहब की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और उनके भतीजे के बीच एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चलता है। सुप्रीम कोर्ट उनकी पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाता है और जैसे ही उनकी पत्नी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है वैसे ही ये जो उनका भतीजा होता है वो चला जाता है सुप्रीम काउंसिल के पास, यानी कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, और गवर्नर जनरल इन काउंसिल उसके भतीजे के पक्ष में फैसला सुना देते हैं। इस तरह से दो इंस्टीट्यूशन के बीच में आप रिफ्ट साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरा केस था कौशीजुरा केस और इस केस में इन दोनों इंस्टीट्यूशन के बीच राइवलरी जो थी वो एक्सट्रीम लेवल पर चली गई थी। उस समय कैलकाटा की रियासत के एक राजा थे, राजा सुंदर नारायण। और कैलकाटा में ही एक बहुत ही अमीर मर्चेंट थे जिनका नाम था बाबू काशीनाथ। ये जो कौशीजुरा केस था वो राजा सुंदर नारायण वर्सेस काशीनाथ केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें राजा सुंदर नारायण को काशीनाथ ने एक बहुत बड़ा अमाउंट लोन के तौर पर दिया था। अब चूंकि राजा सुंदर नारायण गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बहुत ही खास थे तो अपनी पावर को मिसयूज करते हुए वो काशीनाथ को उसका लोन का पैसा वापस करने से मना कर देते हैं। काशीनाथ पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट काशीनाथ जी के पक्ष में फैसला सुनाता है और राजा सुंदर नारायण को अरेस्ट करने के लिए अपने शेरिफ्स को भेजता है। ये जब बात पता चलती है सुप्रीम काउंसिल को तो सुप्रीम काउंसिल अपने आदमियों को भेजता है और उन शेरिफ की जम करके पिटाई करवाता है और उनको वापस भगा देता है। इस तरह से ये जो केस था इसने कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत में सेपरेशन ऑफ पावर इस आइडियोलॉजी को लाने के लिए विवश कर दिया। इसको लाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पास किया था। इस एक्ट के तहत दोनों जो बॉडीज थी यानी कि सुप्रीम काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट, इनकी पावर्स को क्लियरली डिफाइन कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों हम देखें
कि किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, तो जो आर्टिकल 50 है वहां पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन दो इंस्टीट्यूशन को हमारे यहाँ अलग किया गया है। साथ ही साथ आर्टिकल 121 और 211 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के कंडक्ट को पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं किया जा सकता है। केवल दो केस हैं जहां पर उनके कंडक्ट को डिस्कस किया जा सकता है, और वो भी रिमूवल और इम्पीचमेंट के टाइम पर। दोस्तों, इसके अलावा आर्टिकल 222 और आर्टिकल 122 और 212 के तहत यही प्रोविजन पार्लियामेंट के लिए किया गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर किसी भी तरह का कोर्ट जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता है। साथ ही साथ आर्टिकल 361 के तहत गवर्नर और प्रेसिडेंट को उनके ऑफिशियल कंडक्ट के लिए पूरी तरह से इम्यूनिटी दी गई है। जहां सेपरेशन ऑफ पावर यूएसए में एब्सोल्यूट टर्म्स में है, वहीं पर भारत का जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अगर आप और डीपली समझें तो आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि जो यूएसए के इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव, वहां उनके फंक्शंस पूरी तरह से अलग हैं। वो एक दूसरे के काम में किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करते हैं। वहीं भारत में जो ये तीनों बॉडीज हैं ये एक दूसरे को चेक करती हैं। जैसे लेजिस्लेचर जुडिशरी को इम्पीच कर सकती है, उन्हें रिमूव कर सकती है। वहीं एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को यानी कि जजेस को अपॉइंट करते हैं। वहीं जुडिशरी जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है वो उनके किए गए कार्य को जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के आने के पीछे हमें सबसे पहले ब्रिटेन में चल रही कुछ ऐसी चीजों को समझना पड़ेगा जिसके वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह एक्ट लाना पड़ा था। तो उस समय ब्रिटेन जो था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीक पर था। दूसरी तरफ फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट रूल कर रहा था। नेपोलियन नहीं चाहता था कि ब्रिटेन के जो गुड्स हैं, जो वहां के फैक्ट्री मेड गुड्स हैं, वो किसी भी तरह से यूरोप में अपना बाजार बना पाए। इसलिए उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू कर दिया था, जिसके तहत ब्रिटेन को पूरी तरह से वेस्टर्न यूरोप से ट्रेड करने के लिए बैन कर दिया गया था। अब चूंकि ब्रिटेन को अपने प्रोडक्ट्स को खपाना था, इसलिए उन्हें एक मार्केट की तलाश थी। 1813 के एक्ट के तहत उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड पर, उसको खत्म कर दिया। केवल टी के ट्रेड पर अभी भी कंपनी का अधिकार बना हुआ था। तो इस एक्ट के तहत अब ब्रिटिश जो कैपिटलिस्ट थे या वहां के जो ट्रेडर्स थे वो भारत में आकर के व्यापार कर सकते थे। इस तरह से अगर आप देखें तो इकोनॉमिकली जो एक फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट भारत में पहली बार देखने को मिलता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 301 से 305 तक फ्री ट्रेड को लेकर के एम्फसिस मिलता है हमें। दोस्तों, तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 1813 का एक्ट किस तरह से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इस एक्ट में ब्रिटेन ने पहली बार भारत को ब्रिटिश पोजीशन कह करके बुलाया था, यानी कि भारत पर हमारा आधिपत्य है। दोस्तों, लेकिन सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत के लिए नया नहीं था। प्राचीन समय में भी हमारे यहाँ अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे। इसमें कुछ घोड़ों को अपनी राज्य की सीमा में राजा छोड़ दिया करते थे, और वो घोड़े जहां तक स्वच्छंद यानी कि फ्रीली घूमते थे वो पूरा एरिया राजा अपनी सीमा मान लेता था। लेकिन मॉडर्न टाइम में जो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो पहली बार इस एक्ट से ही हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हूबहू उसी रूप में अडॉप्ट कर लिया। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहली कुछ लाइनों को पढ़ें, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ जो सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एंशिएंट टर्म्स में ना होकर के मॉडर्न टर्म्स में है, जो कि पहली बार 1813 के इस एक्ट में हमें देखने को मिलता है। सोशल अगर आप इन्फ्लुएंस की बात करें तो 1813 के एक्ट ने सेक्युलर एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की थी। दोस्तों, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं मैं कि ये प्रोविजन 1813 के एक्ट में क्यों लाया गया था। दोस्तों, अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो एक नेशनल ड्रिंक है वो है चाय, और जब आप चाय पीते हैं किसी भी अगर शॉप में जाते हैं तो वहाँ आपको नॉर्मल जो चाय है वो 10 रुपए में मिल जाती है, वहीं कटिंग चाय आपको 15 रुपए में मिल जाती है। वहीं पर आजकल सोशल मीडिया के जमाने में जब खूब सारे एडवर्टीजमेंट्स आपके चारों तरफ घूमते हैं
तब आपके समय कॉफी को एक तरह से लग्जरी आइटम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप एक अच्छे से एम्बियंस में बैठे हैं, वाईफाई ब्रांडेड आपने कप लिया हुआ है, आपके सामने लैपटॉप खुला हुआ है, के साथ आप इंस्टाग्राम रील में खुद को आप दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप एक क्लासी और एक अर्बन लुक फील करते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि किस तरह एडवर्टीजमेंट्स या सोशल कंडीशनिंग आपको एक मार्केट के रूप में कन्वर्ट करता है। जो ये सेकुलर एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट 1813 के एक्ट में लाया गया था, उसका भी सिंपल सा मोटिव था भारत के लोगों को एक मार्केट के रूप में कन्वर्ट करना, जिसमें वो पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं 1833 के एक्ट को समझने के लिए। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इमरजेंस, यानी कि पहली बार भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सामने आती है। इस एक्ट के अंतर्गत उनको पूरे इंडिया में एक यूनिफाइड गवर्नेंस देनी थी। इस चीज को मैटेरियलाइज करने के लिए उन्हें इंडियंस की कुछ ऐसी फोर्स चाहिए थी जिनसे वो काम करवा सकते जिन्हें वो उनसे करवाना चाहते थे। यानी उन्हें इंडिया में टॉमी चाहिए थे, जो कलर में तो इंडियंस हो लेकिन एक्शन में टॉमी हो। इस टॉमी का मतलब क्या है दोस्तों? टेस्ट, ओपिनियन, मोरल और इंटेलेक्ट। टेस्ट, ओपिनियन, मोरल और इंटेलेक्ट, या वो लोग कलर में तो इंडियन हो पर एक्शन में, टेस्ट में, ओपिनियन में, मोरल में और इंटेलेक्ट में वो पूरी तरह से ब्रिटिश हो। दोस्तों, 1853 के एक्ट ने जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया वो था भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीज बोना। वैसे तो एंशियंट टाइम में, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बताया था कि सभा समिति जैसे इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ थे, लेकिन अगर मॉडर्न टर्म्स में देखें, जैसे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स चलती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, वहाँ वोटिंग होती है, साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे सेशंस होते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। इस तरह की सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारे यहाँ जिसकी सीडिंग पड़ती है वो पड़ती है 1853 के एक्ट में दिए जाते हैं, जब 6 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में जोड़ दिए जाते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक काम था, भारत के लिए कानून का निर्माण करना। दोस्तों, इसके अलावा 1853 के एक्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के इतिहास में जोड़ा था, वो था इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, अगर आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 को देखेंगे तो वहां पर भी आप सेम टर्मिनोलॉजी पाते हैं, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार के अवसरों में समानता, जो कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 16 का हिस्सा है। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड में, जहां पर हम कुछ मैंने रिवीजन ट्रिक्स दी हुई हैं, आप इनका स्नैपशॉट ले सकते हैं और अपने प्रीलिम्स के एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली अब हम एक मॉडल आंसर दोस्तों देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल नहीं है, यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं, घर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन है ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से इवॉल्व हुआ। आप देख रहे हैं कि ये क्यूमुलेटिव अप्रोच लिए हुए है, यानी कि इस क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो इसको किस तरह से आप एड्रेस करोगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन में ही बता दोगे कि आपको इसका आंसर पता है। आप वहां ये बता दोगे कि ना सिर्फ कॉलोनियल लेगेसी बल्कि साथ ही साथ एंशिएंट इंडियन लेगेसी, बोरोड फीचर्स और इंडिया का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बीच पड़ गए थे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दोगे। फिर इसके बाद कंक्लूड आपको इस तरह से करना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डेड लेटर नहीं है बल्कि एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।